Hello friends, I am Anthony from Class Kids channel. Today we are discussing about history chapter first and I make very short notes for you. So let's start. Hello friends, we are started with introduction. In 1848, Frederic Souriau was a French artist who drew a picture, The Pact Between Nations, in which he drew a lady called Statue of Liberty in her one hand. तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि 1848 में जो फेडरिक सूरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि सारे नेशन जो हैं वो फ्री हो चुके हैं। तो उन्होंने जो लेडी बनाई थी उसको बताया था कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। वो अपने एक हैंड में टॉर्च पकड़े थी और दूसरे हैंड में मैन राइट्स का चार्टर पकड़े थी। टॉर्च का मतलब वो ये बताना चाहते थे कि सारी कंट्री अब डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रही हैं। और दूसरे हाथ में जो वो मैन राइट्स का चार्टर पकड़ी थी उसमें ये बताना चाहती थी कि सारी कंट्रीज जो हैं उनको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए वो सारे उसमें लिखे हुए थे। और फ्रंट साइड में जो मोनार्कियल बेस था वो पड़ा हुआ था। तो मोनार्कियल वेस्ट पड़ा हुआ था इसका मतलब ये है कि जो किंग लोग थे जो रूल करते थे उन्हें अब हटा दिया गया था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसके बाद मोनार्कियल सिस्टम वहां से खत्म हो गया था फ्रांस से। तो फ्रांस में जो पहले 1789 के पहले फ्रांस में रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो वहां पे मोनार्कियल कंट्री चल रही थी। वहां पे पीपल के पास कोई भी पावर नहीं थी। तो आखिर 1789 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आ गए कंट्री में। तो चेंजेस ये आए कि पावर जो थी वो मोनार्की से कॉमन पीपल के पास चली गई और नया फ्लैग बनाया गया 3 कलर्स का। और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसे नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया और न्यू नेशनल एंथम भी बनाया गया। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो थे वो एबॉलिश कर दिए गए। यानी कि जितने भी जो टैक्सेस वगैरह पड़ते थे उन्हें उन लोगों ने खत्म कर दिया। तो यहाँ से फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने अपना नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो अब्रॉड यानी कि सारे देशों में फैलाना शुरू कर दिया। वो ये चाहते थे कि सारी कंट्रीज फ्री हो जाएं, उन्हें फ्रीडम मिल जाए और सारी कंट्रीज अपने राइट्स को समझें और खुद से अपना देश चलाएं। So in previous slide, we discussed how French became free. So in present slide, we discuss that what is the role of Napoleon in France administration. So अब जब फ्रांस फ्री हो गया था तो वो फ्री तो हो गया था बट अभी भी नेपोलियन आ गया है और वो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट यानी कि रूल करना चाहता है। तो नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड लाया जिसमें उसने बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। यानी कि सारे लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। सारे लोगों में इक्वली जो चीजें होती हैं जो राइट्स होते हैं वो सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और वो कह रहा था कि सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास ही रहनी चाहिए, कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। और फिर बताया गया था कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। सिविल कोड ऑफ 1804 में उन्होंने ये बताया है कि फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाएगा और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर आल्सो इम्प्रूव। मतलब कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको भी वो इम्प्रूव करेंगे। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे उनको वो हटा देंगे। फिर डिफरेंट करेंसीज आर changed into one, so it solves tax barriers related issues। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लाया कि डिफरेंट करेंसी जो थी उन्हें एक सिंगल करेंसी में बदल दिया जिससे कि अलग अलग देशों में जाके उन्हें अलग अलग टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। सिर्फ एक टाइप की करेंसी होती थी उसी में उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। फिर लेकिन अभी तक तो सब सही चल रहा था पर
ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी लोगों को रियलाइज हो गया कि नेपोलियन उनकी फ्रीडम उनसे छीन रहा है। तो फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। So we are discussing about the drawback of Napoleons. नेपोलियंस की अच्छाइयाँ थी तो कुछ खराबियां भी थी, जैसे कि उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी, मतलब कि कोई भी अपनी बात को खुल के नहीं रख सकता था। Increased taxation on everything related to food and collect revenue. उन्होंने जितनी भी फूड से रिलेटेड चीजें थी या कोई भी चीज थी उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया और रिवेन्यू वो ज्यादा मांगते थे। Apply censorship means no one could print anything against Napoleon. उन्होंने censorship लगा दी, यानी कि कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट में प्रिंट नहीं कर सकता था। Forced recruitment into the French armies because they want to capture all territories. उन्होंने जितने भी पीपल्स थे उनको फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती दबाना चाहा, क्योंकि वो अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते थे। But in 1815, Napoleon lose the Battle of Waterloo against conservatives Britain, Russia, Austria and Prussia. फिर एंड में 1815 में नेपोलियन हार गया बैटल ऑफ वाटरलो, जो कि ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो फिर इसके बाद अब फ्रांस में क्या हुआ। Our next topic is the making of nationalism in Europe. In mid 18th century, no nation state exist. यानी कि मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी कि कोई भी जो स्टेट थे उसमें कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर या आइडेंटिटी ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी चीजें डिफरेंट थी। इसलिए But in existing empire, all things are different ideas, culture, tradition, language. यानी कि उनका सब कुछ बहुत ही डिफरेंट था, उनके आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट था, इसलिए वो नेशन स्टेट नहीं बना पाए थे। तो वहां पे कैसे लोग रहते थे, वहां पे दो टाइप के लोग रहते थे, ऑटोक्रेटिक और पीजेंट्स। तो उसमें ऑटोक्रेटिक्स में वेल्दी पीपल आते थे, यानी कि बहुत जो रिच पीपल होते हैं वो आते थे, और पीजेंट्स में पुअर पीपल्स आते थे सोसाइटी के। इसमें ऑटोक्रेटिक में ओन स्टेट्स एंड टाउन हाउसेज इन कंट्री साइड। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी, इसलिए उन्होंने कंट्री साइड में अपने हाउसेज भी लेके रखे थे, और सोशली और पॉलिटिकली भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। पर प्याजेंट्स के पास ना ज्यादा लैंड थी और वो सोशली और पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा वीक थे। और एटोक्रेटिक सोसाइटी में देयर फैमिलीज आर कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज। उनकी फैमिली जो थी वो मैरिज टाइज के द्वारा कनेक्टेड थी। बट पेजेंट्स में वो लोग चाहते थे कि हमारी जो मैरी है वो हाई क्लास में हो। और ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में दे आर यूनाइटेड बाय लैंग्वेज बिकॉज ऑल स्पोक फ्रेंच। वो लैंग्वेज के द्वारा भी एक दूसरे से कनेक्ट फील करते थे, क्योंकि सारे ही फ्रेंच बोलते थे। पर पीजेंट्स के पास बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, तो इसलिए वो कोई भी लैंग्वेज बोल देते थे, तो इसलिए वो यूनाइटेड नहीं थे। और ऑटोक्रेटिक लोग जो थे वो यूनाइटेड थे एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से, जैसे कि वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। पर पीजेंट जो थे उनके पास कोई भी कॉमन वे ऑफ लाइफ नहीं थी, सब लोग अलग अलग तरीके से खाते थे, अलग अलग तरीके का पहनते थे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। So we are discussing that the two types of peoples are there, autocratic and peasants. But now new middle class also came up. And what is new middle class? They were different from autocrats and peasants. ये peasants और autocrats से बहुत different थे। They were neither very poor or rich. ये ज्यादा ही ना poor थे और ना ज्यादा rich थे। स्टिल दे वर एजुकेटेड। पर इतना पैसा था उनके पास कि वो एजुकेट हो सकें, सच एज बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स। और दे वांट नेशन यूनिटी एंड लिबरल नेशनलिज्म, यानी कि वो
नेशन यूनिटी चाहते थे कि सारे लोग एक साथ रहें, और लिबरल नेशनलिज्म चाहते थे कि हमारा जो कंट्री है वो यूनाइटेड रहे और फ्री रहे। लिबरल नेशनलिज्म मीन्स दे वांट फ्रीडम सोशली एंड इकोनॉमिकली, मतलब कि वो फ्रीडम चाहते थे सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। So let's move on next slide. So now we are discuss what did liberal nationalism stand for. तो आखिर लिबरल नेशनलिज्म में ऐसा क्या था कि उन्हें भी एक रेवोल्यूशनरी ही कंसीडर किया जाता था। दे वांट एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, वो चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हो जाए, यानी कि कोई भी किंग हम पे रूल ना करे, हम अपनी कंट्री खुद चला सकते हैं। दे वांट गवर्नमेंट शुड फॉर्म बाय पीपल कंसर्न, वो चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने वो पीपल के कंसर्न से बने, यानी कि पीपल उन्हें वोट दे के बनाए। दे वांट इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो चाहते थे कि सारे लोगों में जो राइट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। दे वांट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, वो चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि सारे लोग समान होने चाहिए। दे वांट एंड ऑफ क्लर्कियल प्रिविलेजेस, वो चाहते थे कि जो क्लर्कियल प्रिविलेजेस हैं वो सारी हटा दी जाएं, यानी क्लर्क को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी बंद कर दी जाएं। दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? They don't support women and men which have not property. तो वो वुमेन्स को और ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी कि जो पुअर थे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। So the women and poor protest against middle class people. तो मिडिल क्लास पीपल्स के अगेंस्ट में वुमेन और पुअर पीपल्स प्रोटेस्ट करने लगे। So now we discuss what is the role of Zolverein. तो आखिर Zolverein का क्या रोल रहा था? There are total 30 different currencies in Prussia. Prussia में total 30 different currencies थी. So the custom union of 1834, Zolverein abolished tariff barriers. तो जो कस्टम यूनियन था 1834 में, Zolverein ने टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, यानी कि टैक्स बैरियर्स को हटा दिया, जो जिससे कि ट्रेड करने में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 30 करेंसीज आर चेंज इनटू ओनली 2, और जो 30 करेंसीज थी उनको खाली 2 करेंसीज में चेंज कर दिया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दे प्रमोट रेलवेज फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन, और उन्होंने बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज को भी प्रमोट किया। Habsburg to Nuremberg, early 11 tax barriers are there. Habsburg से न्यूरेमबर्ग तक आने के लिए 11 टैक्स बैरियर्स लगाए जाते थे, पर अब कस्टम यूनियन से चलते हुए 5 टैक्स बैरियर्स खाली रह गए थे। So let's move on next slide. So now we are discussing a new conservatism after 1815. क्योंकि 1815 में नेपोलियन जब लूज हो गया था, तो उसके बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट तो आई होगी, तो वहां पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई थी। In 1815, Napoleon lose the Battle of Waterloo, which was fought against conservative countries Britain, Russia, Austria, Prussia. तो 1815 में जो नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया इनके खिलाफ लड़ रहे थे, बट 1815 में वो हार गए, यानी कि वो लूज हो गए। तो फिर उसके बाद सो द कंजर्वेटिव रिजाइम अकर, तो फिर से जो कंजर्वेटिव रिजाइम थी वो चालू हो गई, यानी कि जो नेपोलियन की जितनी भी चीजें थी उन्होंने उन्हें चेंज कर दिया, जैसे कि मोनार्की को रिस्टोर कर दिया, यानी कि जितनी भी मोनार्कियल से रिलेटेड चीजें थी, यानी कि किंग वगैरह जो थे उनको फिर से लाया गया। चर्च पावर को रिस्टोर कर दिया गया, सोशल हायरार्की को रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि फिर से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। ऑटोक्रेटिक रूल को रिस्टोर कर दिया गया, और एडॉप्टेड सेंसरशिप, और उन्होंने सेंसरशिप भी लगाना चालू कर दी कि कोई भी उनके अगेंस्ट में लिख या बोल नहीं सकता था।
So next move on, next slide. So now we are discussing what is Treaty of Vienna. डग मेटरनिच वॉज द हेड ऑफ कंजर्वेटिव सोसाइटी, यानी कि जो कंजर्वेटिव सोसाइटी बनी थी नेपोलियन की डिफीट होने के बाद, उसके हेड थे डग मेटरनिच। तो जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उसमें 4 कंट्रीज थी। उसे लर्न करने का एक तरीका है, हम लोग लर्न कर सकते हैं ब्राप से। ब्राप मीन्स ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, ये 4 कंट्रीज थी कंजर्वेटिव कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में फिर से जो बर्बन डायनेस्टी थी, यानी कि जो किंग का रूल होता था, सोशल हायरार्की थी, वो सारी रिस्टोर हो गई। बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टुक प्लेस फॉर नॉट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस, मतलब कि फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज बनाई गई जिससे कि वो फर्दर अपना एक्सपेंशन ना कर सके, अपनी टेरिटरी ना बढ़ा सके, और जो मिलिट्री थी उनकी उससे ना फैला सके, जिससे कि नेशनलिज्म ना उभर के आए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिया हैज गिवन टेरिटरीज। प्रशिया को भी कुछ टेरिटरीज दे दी गई। रशिया हैज गिवन पोलैंड, और रशिया को पोलैंड दे दिया गया। 39 स्टेट्स ऑफ नेपोलियन डिक्लेयर्ड अनटच्ड, और जो 39 स्टेट्स ऑफ नेपोलियन था उसे अनटच्ड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि उससे कोई बात नहीं कर सकता था, ना उनसे कोई बोल सकता था। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो जब फिर से एक कंजर्वेटिव सोसाइटी चालू हो गई थी, तो कोई ना कोई तो फिर से आने वाला था उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब आए थे रेवोल्यूशनरीज। जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो फ्रीडम चाहते थे हर तरीके के, सोशली, इकोनॉमिकली। लेकिन यहाँ पे जब कंजर्वेटिव सोसाइटी आ गई तो उन्हें फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। After 1815, liberal nationalism underground and formed secret groups. तो 1815 के बाद क्या हुआ कि जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो अंडरग्राउंड हो गए और अपनी सीक्रेट ग्रुप बनाने लगे, जिससे कि वो फिर से आजाद हो सके। दे रिस्पॉन्स मोनार्की एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। वो चाहते थे कि मोनार्की जो थी वो एंड हो जाए, और जो चर्च की पावर थी और जो किंग की पावर थी उसे भी वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। दे वांटेड फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहते थे। तो वहीं से एक रेवोल्यूशनरीज निकल के आए जिनका नाम था गुसिपी मेज़ेनी। गुसिपी मेज़ेनी जो थे वो गिनुआ में बॉर्न हुए थे 1807 में। ही वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी, वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ कार्बोनरी, एक कार्बोनरी सोसाइटी थी जो कि लिबरल नेशनलिज्म की थी, उसके वो मेंबर थे। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटीज, और उन्होंने खुद की भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जैसे कि यंग इटली इन मर्सलिस एंड यंग यूरोप इन बैरन। ये 2 उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, और वो चाहते थे कि इटली को यूनिफाइंग करना, बट वो फेल हो गए। सो अब आगे देखते हैं कि कैसे फ्रांस फिर से यूनिफिकेशन पा सकता है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। So now July Revolution occurred. The Bourbon king was abolished by liberal revolutionaries. जो liberal revolutionary थे उन्होंने फिर से बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया, जितने भी किंग थे उनको हटा दिया। दे established constitutional monarchy. उन्होंने मोनार्की तो रखी, बट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, उसमें उनका एक प्रिंसिपल होता था कि वो सारे राइट्स फॉलो करेंगे। ये सारी चीजें बना के उन्होंने मोनार्की को एस्टेब्लिश किया। और लुइस फिलिपी जो थे वो हेड थे लिबरल रेवोल्यूशनरीज के। बेल्जियम वॉज ऑल्सो फ्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था उससे बेल्जियम को भी फ्री कर दिया गया। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रीक में कैसे रेवोल्यूशन आया। ग्रीक रेवोल्यूशन वाज अकर इन 1821। ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन रूल। ग्रीक जो था वो अपनी आजादी के लिए फाइट कर रहा था ऑटोमन रूल के अगेंस्ट में, यानी कि किंग पावर के अगेंस्ट में। Greek people with West European countries and poet and artist to nationalist movement.
ग्रीक पीपल और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और पोइट और आर्टिस्ट ने मिलके एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया। और ग्रीक पीपल, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, पोइट आर्टिस्ट जो थे उन्होंने मिलकर नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन चलाया। In 1832, Treaty of Constantinople signed, in which Greek was free from Ottoman rule. 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कैंटेपेनियोल साइन हुई, जिसके बाद ग्रीक जो था वो ऑटोमन रूल से फ्री हो गया। So let's move on next slide. So now we will discuss कि और कैसे कैसे हुए थे रेवोल्यूशंस जिससे कि जो कंट्रीज थी वो फ्री हो पाई। तो यहाँ पे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो ये कैसे हुआ? जो रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स रोमांटिज्म, इट इंक्लूड्स विद द हेल्प ऑफ आर्ट एंड कल्चर द नेशनलिज्म फीलिंग वाज अराइव्ड। मतलब कि आर्ट और कल्चर की हेल्प से हम लोग नेशनलिस्ट फीलिंग जो थे उसे उभारते थे। जैसे कि जॉन गुटेफ्राइड वाज अ जर्मन फिलोसोफर, ही सेड, एक जॉन गुटेफ्राइड जो थे वो जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल। यानी कि अगर हम लोगों को किसी भी देश का कल्चर जानना है तो हमें उसके कॉमन पीपल को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि दास लोग को ढूंढना पड़ेगा। सो कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, क्योंकि कल्चर जो होता है वो ट्रू स्पिरिट होता है नेशन का। In 1831, Poland do a revolution because Russian language was forcefully applied on it. मतलब कि 1831 में पोलैंड जो था उसने रेवोल्यूशन किया क्योंकि रशिया अपनी लैंग्वेज उस पे जबरदस्ती अप्लाई कर रहा था। पीपल हु कैन प्रोटेस्ट टेक टू साइबेरिया फॉर डेथ। तो पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में उन्हें साइबेरिया ले जाया गया उनकी डेथ के लिए। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we are discuss about hunger, hardship and popular revolt. जब पॉपुलर रिवॉल्ट हो रहे थे तो उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, in 1830s great economic hardship occur because of rise of population, unemployment also occur. देखिए 1830s के बीच में इकोनॉमिक हार्डशिप आ रही थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था जिससे लोगों के पास पैसे नहीं थे। दिस इज अकर बिकॉज द पीपल ग्रो फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। और पीपल जो थे वो विलेजेस से सिटीज की तरफ जा रहे थे, तो वो स्लम्स वगैरह बना रहे थे। और सेकेंड पॉइंट है, यूरोप परचेज थिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज इन इंग्लैंड गुड्स आर चीप बिकॉज दे आर मेड बाय मशीन्स। यूरोप जो था वो अपनी चीजें इंग्लैंड से मंगाता था क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती बनती थी। That's why when people migrate from villages to cities, that's why harvest was decreases and food prices increases. तो जब पीपल्स विलेजेस से सिटीज की तरफ जा रहे थे तो हार्वेस्ट कम होने लगा, तो इससे क्रॉप वगैरह ग्रो नहीं हो रही थी, तो फूड प्राइसेस जो थे वो बढ़ने लगे थे क्योंकि क्रॉप नहीं ग्रो हो रही थी। And next point is, so rich people of the society have not faced more loss. Rich people जो सोसाइटी के थे उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी, but the poor people who migrate from villages to cities face more problems. लेकिन जो पीपल्स माइग्रेट कर गए थे विलेजेस से सिटीज की तरफ उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। And next point is, in 1848 French city of Paris people revolt. तो आखिर 1848 में पेरिस के जो पीपल्स थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। सो ल्यूइस फिलिपी वाज अफ्रेड एंड रेन अवे फ्रॉम देयर। तो ल्यूइस फिलिपी जो हेड था वो डर गया और वहां से भाग गया। इन 1848 नेशनल असेंबली फॉर्म्ड। 1848 में फिर से एक नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। अंडर दिस they gave voting rights to all men above 12 and not women. तो उन्होंने वोटिंग राइट्स दिए 21 से जो अबव के लोग थे, पर वुमेन्स को नहीं दिए। द राइट्स टू वर्क वाज गारंटीड। और राइट टू वर्क भी गारंटी किया गया, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेगा।
In this slide, we are discuss about Silesia revolt. तो सिलेशिया में कैसे रिवॉल्ट हुआ? In 1845 सिलेशिया रिवॉल्ट अकर। सिलेशिया रिवॉल्ट हुआ था 1845 में. Weavers revolt with the contractors because contractor gave low wages to weavers. वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उन पे हमला बोल दिया क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा कम वेजेस देते थे. Contractor went to villages where they gave no support. कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो विलेजेस की तरफ गए तो वहां भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि वो लोग भी कॉन्ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा परेशान थे. So contractor went to army for help, so they help him. तो कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो आर्मी के पास गए और आर्मी ने उनकी हेल्प भी कर दी. कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्मी फॉट विद वीवर्स. कॉन्ट्रैक्टर और आर्मी एक साथ मिलकर वीवर्स से फाइट करने लगे और उसमें 11 वीवर्स की डेथ हो गई. ये था हमारा सिलेशिया रिवॉल्ट. In this slide we are discussing about revolution of liberals. तो अब revolution of liberals कैसे करते थे? लिबरल्स ने आके क्या रेवोल्यूशन किए थे? दे वांट नेशन स्टेट. हम लोग जानते हैं कि वो एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जिसमें सारे राइट्स पीपल्स को दिए जाएं और हम लोग फ्री रह पाए. ये सब चाहते थे लिबरल्स. दे वांट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाहते थे जैसे कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए. In German region, middle-class people form all German National Assembly of 831 members in Frankfurt Parliament. जर्मन रीजन में जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जो कि 831 मेंबर्स की थी जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बनाई गई. But they ignored to worker artisans so they back their support. पर उन्होंने वर्कर्स और आर्टिशियंस को इग्नोर कर दिया इसलिए उन्होंने अभी अपना सपोर्ट वापस ले लिया. Liberals went to Frederick William IV, which was a king of Prussia, for freedom of Germany, but he failed because the king called army and repressed him. लिबरल्स फिर गए फेडरिक विलियम फोर के पास जर्मनी की फ्रीडम के लिए क्योंकि तब पूरा देश एक में ही था तो जर्मनी भी प्रशिया का हिस्सा था तो वो प्रशिया के पास गए अपनी फ्रीडम के लिए बट फेडरिक विलियम फोर ने आर्मी की हेल्प से उन्हें रिप्रेस कर दिया. बट मोनार्क अंडरस्टैंड दैट फॉर लॉन्ग टाइम ही डजंट रिप्रेस टू द लिबरल्स. तो मोनार्क भी समझ गए कि हम ज्यादा दिनों तक लिबरल्स को रिप्रेस नहीं कर सकते. सो ही स्टार्ट टू गिव सम कंसेशंस. तो उन्होंने कुछ छूटें देना चालू कर दी जैसे कि सेल्फ एंड बॉन्डेड लेबर डिक्रीजेस फ्रॉम हैब्सबर्ग एंड रशिया. रशिया और हैब्सबर्ग में जो बॉन्डेड लेबर्स लाए जाते थे वो सारे कम कर दिए गए. हंगेरियन गेव ऑटोनॉमी इन 1687 और हंगेरियन को भी ऑटोनॉमी दे दी गई 1867 में. So next move on next slide. So now we are discuss very important topic, the making of Germany. और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट है मिडिल क्लास पीपल ऑफ जर्मनी वेंट टू लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रशिया फॉर हेल्प. मिडिल क्लास पीपल जो थे वो जर्मनी के वो गए लैंडलॉर्ड्स ऑफ रशिया के पास मतलब कि जो अमीर लोग होते थे रशिया के उनके पास हेल्प मांगने. तो जो जंकर्स ऑफ रशिया जो लैंडलॉर्ड्स ऑफ रशिया थे वो गए चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया के पास जो कि थे ऑटमन बिस्मार्क और उनके पास मिलिट्री भी थी. ऑल फॉट अगेंस्ट फ्रेंच ऑस्ट्रिया डेनमार्क फॉर 7 years. तो सारे लोगों ने मिलके 7 years तक फ्रेंच ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से फॉट किया और इन रिजल्ट प्रशिया वॉन. और रिजल्ट में प्रशिया वॉन हो गई तो जर्मनी को भी यूनिफिकेशन मिल गया. 18 January 1871 a new king of Germany was Kaiser William IV. और 18 January 1871 में जर्मनी के एक नए किंग बन गए केसर विलियम फोर. who focuses on modernizing currency and banking system. Legal and judicial system was also adopted by new king. तो
कहने का मतलब ये है कि जर्मनी जब यूनिफाई हो गई है तो वहां पे सारी तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं पीपल्स को. So now we discuss how Italy unified. In 19th century, Italy divided in 7 states: Austrian Habsburg, Sardinia, Piedmont, Bourbon King of Spain and Pope. तो 19 सेंचुरीज के अराउंड में इटली जो थी वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सार्मेनिया, पेडमोंट, बर्बन किंग ऑफ स्पेन और पॉप. ये सारे रीजन्स थे मेन जिसमें इटली डिवाइडेड थी. और सार्मेनिया पेडमोंट के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वो चाहते थे पूरी इटली को यूनिफाई कराना और उस पर रूल करना. सो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर को बुलाया जिससे कि वो होल कंट्री के किंग बन सके. फर्स्टली ही गो टू फ्रेंच फॉर हेल्प एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच दे डिफीट ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. तो जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट केवर, वो गए फ्रेंच के पास और उसकी हेल्प से उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को डिफीट कर दिया. After that, they went to Giuseppe Garibaldi, and he has thousands of army volunteers which help him to defeat Bourbon King of Spain. तो फिर ये गए गुस्पी गैरिबाल्डी जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे उनके पास thousands of volunteers की आर्मी थी जिसमें कि उन्होंने बर्बन किंग ऑफ स्पेन को भी डिफीट कर दिया. तो किंग ऑफ पॉप जो थे वो डर गए और उन्होंने सिलेंडर कर दिया. In 1861, Victor Emmanuel II was a king of whole country. तो 1861 में विक्टर इमेनुअल सेकेंड जो थे वो होल कंट्री के किंग बन गए. तो ये वाला जो रीजन है ये पॉप का रीजन है, और ये वाले जो रीजन है ये बर्बन किंग के रीजन है, और ये वाला जो रीजन है ये दोनों ये है सार्मेनिया पेडमोंट. So let's move on next slide. So now we discuss the strange case of Britain. जब सब कहीं यूनिफिकेशन हो रहा था तो ब्रिटेन में कैसे यूनिफिकेशन हुआ. There are 4 reasons. पहले ब्रिटेन जो था वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड था, जैसे कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड आयरलैंड. England signed Act of Union between England and Scotland in 1707. तो 1707 में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड से फ्रेंडशिप करने के लिए एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया. And England and Scotland meet and form यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो एक साथ मिल गए और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया, जैसा कि इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके उन्होंने बनाया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और फिर इंग्लैंड जो था वो सप्रेस करने लगा स्कॉटलैंड को भी, वो अपनी लैंग्वेज उस पर थोप रहा था और उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश. इंग्लैंड हैव इंग्लिश पार्लियामेंट विच डोमिनेंस ऑन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वो इंग्लिश पार्लियामेंट थी और वो डोमिनेंस करने लगी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पे, यानी कि स्कॉटलैंड को वो दबाने लगी. Ireland have 2 communities, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. और अब बात है दूसरे की जो कि था आयरलैंड. उसमें भी 2 कम्युनिटीज थी, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो माइनॉरिटी में थे, तो इंग्लैंड ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन हमेशा बनी रहती थी. In 1978, Wolfton revolt against England, but they suppressed them. तो 1978 में जो वॉल्फटॉन थे उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में रिवॉल्ट भी किया पर उन्हें सप्रेस कर दिया गया. और इन 1801 आयरलैंड वाज फर्स्टली टेकन बाय ब्रिटिश. तो ब्रिटिश ने आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया और अब ब्रिटिश नेशन जो था उसका नया फ्लैग बनाया गया और उसका नया नेशनल एंथम भी बनाया गया. एंड दे प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज, और उन्होंने सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया. और जो न्यू फ्लैग था वो इस तरीके का था ब्रिटेन का. So let's move on next slide. So in this slide we are discuss about visualizing the nations. तो जो आर्टिस्ट लोग थे वो विजुलाइज कर रहे थे नेशंस को, यानी कि जब वो फ्री हो जाएंगे
तो उनकी कंट्री कैसी होगी, तो उसको वो फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करना चाहते थे। तो यूरोपियन आर्टिस्ट विजुअलाइजिंग द नेशन बाय फीमेल फिगर्स और वी कॉल्ड एल्गोरीज। तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो विजुअलाइज कर रहे थे अपने नेशन को फीमेल फिगर्स या एल्गोरीज की हेल्प से। एल्गरी ऑफ फ्रांस इज मैरीन। तो फ्रांस की जो एल्गरी थी वो मैरीन थी। और एल्गरी ऑफ जर्मनी इज जर्मेनिया। और जर्मनी की जो एल्गरी थी वो जर्मेनिया थी। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। So our next topic is nationalism and imperialism. So what is nationalism? A free nation and all people have aware about their rights. देखिए नेशनलिज्म कंट्री वो कंट्री होगी जो कि एक फ्री कंट्री हो और उसमें सारे पीपल्स के पास राइट्स हो, उन्हें अपने सारे राइट्स पता हो। नेशनलिज्म चेंज इनटू इंपेरियलिज्म। और नेशनलिज्म जो था वो इंपेरियलिज्म के में कैसे चेंज हुआ, पहले हम लोग समझते हैं कि इंपेरियलिज्म क्या होता है। A large nation beings to occupy small nations to expand its territories and power। तो जो लार्ज कंट्री थी वो स्मॉल कंट्रीज को कैप्चर करना चाहती थी, इसी को हम लोग इंपेरियलिज्म कहते हैं। तो जो नेशनलिज्म था वो इंपेरियलिज्म में कैसे चेंज हुआ वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाल्कन रीजन। तो बाल्कन रीजन क्या थे अंडर ऑटोमन एम्पायर। ये बाल्कन रीजन वो रीजन थे जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे, यानी कि मोनार्कियल एम्पायर के अंडर में आते थे, जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस एक्सेट्रा। When Ottoman Empire disintegrated, तो जब ऑटमन एम्पायर गिरने लगे तो नाउ बाल्कन्स रीजन आर फ्री। तो बाल्कन्स रीजन फ्री होने लगे। दे आर जेलस विद ईच अदर। और वो लोग एक दूसरे से बहुत जलते थे। ऑल कंट्रीज हैव कन्फ्लिक्ट। सारी कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट बना रहता था। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी वर टेकन टू कंट्रोल ओवर बाल्कन रीजन। ये सारे लोग चाहते थे कि हमारा बाल्कन रीजन पे कंट्रोल हो। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सो नेशनलिस्ट फीलिंग ऑल्सो इमर्ज। तो यहाँ से नेशनलिस्ट फीलिंग भी इमर्ज होने लगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।